प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। बिहार में करोड़ों रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन, गैर सरकारी संकल्पों पर होगी चर्चा, निपटाए जाएंगे कई विधायी कार्य। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। और राज्य के कई हिस्सों में आज से 5 मार्च तक फिर ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना, तापमान में होगा उतार चढ़ाव, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें बिजली, रेल और सड़क की परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विकसित पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुझे करीब 15,000 करोड़ रुपए 15,000 करोड़ रुपीस उसके विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं बंगाल के मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आधुनिक दौर में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए बिजली बहुत बड़ी जरूरत होती है। किसी भी राज्य की इंडस्ट्री हो, आधुनिक रेल सुविधाएं हो या आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो, बिजली की किल्लत में कोई भी राज्य, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल अपनी वर्तमान और भविष्य की बिजली जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर बने। आज दामोदर घाटी निगम के तहत रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज 2 परियोजना का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दौरे के क्रम में कृष्णनगर में रोड शो किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। हमने देखा कि किस तरह से लोकहित और जनहित से जुड़ी तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री लोकार्पण किया था और शुभारंभ भी किया था। आप अगर यहाँ पे देखें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें, उसको लेकर भी 15,000 करोड़। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री आज बिहार भी जाएंगे। इस दौरान वे औरंगाबाद और बेगूसराय में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। पुल सहित नमामि गंगे, यूनिटी मॉल और रेल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां वे 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे पटना रिंग रोड के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं नमामि गंगे के तहत लगभग 2190 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो भी इसमें शामिल है। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत परियोजना अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगी। यूनिटी मॉल का शिलान्यास किया जाएगा और वहीं परियोजनाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन व्यवहार और प्रौद्योगिकी की सुविधा और सौंदर्यीकरण भी इसमें शामिल है। पटना का यूनिटी मॉल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को एक समर्पित स्थान भी प्रदान करेगा। यूनिटी मॉल में विशेष उत्पादों को शिल्प कौशल का यहां प्रदर्शन भी किया जाएगा।
राज्य, केंद्र और जो दूसरे धर्म है उनके लिए बिहार के प्रत्येक जिले के लिए 38 छोटे स्टॉल भी इसमें लगाए जाएंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रधानमंत्री के कल धनबाद दौरे के दौरान दिए वक्तव्य का मामला उठाया, जबकि विपक्षी सदस्यों ने दुमका में एक विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आ रही खबरों का मामला उठाया। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन में आज कई विधायी कार्य निपटाए जाएंगे और गैर सरकारी संकल्पों पर विचार होगी। उपराजधानी दुमका में एक विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार बताया है और चुनाव आयोग से पुलिस कर्मियों को बदलने की मांग की है। इधर झारखंड विधानसभा में भी आज भाजपा विधायक अमित मंडल ने इस मामले को उठाया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के उपलक्ष्य में विधानसभा सदस्यों के लिए रात्रि भोज आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो समेत सांसद, विधायक और राज्य के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दृष्टि में रखते हुए एक पुस्तक सूर्य भारती का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में कक्षा 1 के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के सभी विषयों को समेकित रूप से शामिल किया गया है। कल देर रात मुंबई से चलकर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन गुड्डा स्टेशन पहुंची। यह गुड्डा के लिए 12वीं ट्रेन है। गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस ट्रेन का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। झारखंड 40% पैसा रेल को चलाने के लिए देता है और ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री ने यह कमिट कर दिया कि हम 67% पैसा देंगे और उसी के आधार पर रेलवे ने गोड्डा के लिए, पारसनाथ के लिए, अभी आपको पता कि पारसनाथ में रेल लाइन बन पाया है। नामकुम के लिए टाटा से, मतलब रांची से जो नामकुम जाना है, उसके लिए चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर जामताड़ा जिले की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हो रही हैं। जामताड़ा के निच कजरा गांव की 11 महिलाओं के समूह ने सरकार की मदद और प्रोत्साहन से खेतीबाड़ी और मुर्गी बतख पालन में मिसाल कायम की है। ये महिलाएं आलू, मकई, तिलहन, मौसमी साग सब्जियों की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। और लोन लेके हमें सब चुकता भी कर चुकी है और इसलिए हम लोगों को लोन लेने से हम लोगों को बहुत सुविधा भी मिला है। रविवार को ही हम लोगों का बैठक हो रहा है और 40 रुपया करके हम जमा भी करते हैं। नाम दुर्गा स्वयं सहायता समूह उसको मैं अध्यक्ष हूँ। मैं मक्की लगाता हूँ, बैगन लगाते हैं, सरसों लगाते हैं। इस समूह का काम काफी व्यवस्थित है। समूह की महिलाएं प्रत्येक रविवार को बैठक करती हैं और 40 रुपए की राशि जमा करती हैं। वे स्वरोजगार के लिए जरूरत के अनुसार लोन भी लेती हैं और समय पर उसका भुगतान कर देती हैं। बैठक में सब महिलाएं शामिल होते हैं, उसमें पैसा 40 रुपया करके जमा करते हैं। पैसा जमा करके उसमें जो जिसका जरूरत पड़ता है वो लोन भी ले सकती है। लोन ले करके चुकता भी करती है। उससे हम लोग का बहुत लाभ भी मिलती है। सब्जी लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं और कुछ ग्रुप चलाते हैं। 40 रुपया को सप्ताह में जमा करते हैं रविवार को। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से आधी आबादी को संबल मिल रहा है, जिसका ये जीवंत उदाहरण है। गांव की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सफल बनने के साथ साथ समाज को नई दिशा दिखा रही हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग जीपीएससी ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन भरने की तारीख बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 3 मार्च के अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 फरवरी थी, लेकिन सर्वर डाउन रहने की वजह से जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की शिकायत किए जाने के बाद आयोग ने आवेदन की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि भारत प्रगति की राह पर अग्रसर है और देश में गरीबी स्तर 5% से नीचे आया है। सर्वेक्षण से ये संकेत मिलता है कि भारत का गरीबी स्तर 5% से नीचे गिर गया। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लोग अधिक समृद्ध हो रहे हैं। एनएसएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च बढ़ा है, जो 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुने से अधिक हो गया, जो देश में समृद्धि के बढ़ते स्तर को दर्शाता है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि उपभोक्ता वय सर्वेक्षण सरकार द्वारा उठाए गए
गरीबी उन्मूलन उपायों की सफलता को भी दर्शा रहा है। साथ ही सर्वेक्षण में जनसंख्या को 20 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया और आंकड़ों से ये पता चला कि सभी श्रेणियों के लिए औसत प्रति व्यक्ति मासिक जो खर्च है ग्रामीण क्षेत्रों में वो 3,773 रुपए है और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपए के आसपास। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में कल रात आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान इस यूनिट के अगल बगल के वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग की वजह से कई उपकरण और बेड को नुकसान पहुंचा है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। हर स्टॉल में किसान अपनी अपनी उपज को दिखाएंगे। मेले में मड़ुआ पर भी फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कृषि के विकास में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रारंभ से अभी तक इसमें 15 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हैं और अब तक किसानों के 29,237 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1.52 लाख करोड़ रुपए के दावों का पेमेंट किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के यवतमाल में पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करने के साथ ही अब तक इस योजना से 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया जा चुका है। जैविक खेती को बढ़ावा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि अवसंरचना निधि कृषि अवसंरचना में निवेश के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा जुटाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष 2020 में लॉन्च किया गया था। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 62,653 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया है। एफपीओ को बढ़ावा देना अब तक देश में इस योजना के तहत 7,960 एफपीओ पंजीकृत हो चुके हैं और 3,187 एफपीओ को 145.1 करोड़ रुपए का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2015-16 से 2023-24 तक पीटीएमसी के तहत देश में 83.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभ को देखते हुए किसान ड्रोन प्रमोशन के लिए अब तक 141.4 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों के समूहों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर सरकार इन बहनों को ड्रोन देगी तो खेती के काम में आएगा। ड्रोन की खरीद के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को 8 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। कृषि स्टार्टअप्स इसके तहत 2019-20 से अब तक 1,554 स्टार्टअप का चयन किया गया और उनके वित्त पोषण के लिए सहायता अनुदान के रूप में 106.25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मिलेट वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। 2022-23 के दौरान देश में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 17.32 मिलियन टन रहा। किसान और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन योजनाएं सरकार ने देश के किसान और खेतिहर मजदूरों की वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी कई पहल की है। आज की तारीख में 36 लाख से अधिक किसान और खेतिहर मजदूर इन योजनाओं में पंजीकृत हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम पहलों के जरिए भारत का कृषि क्षेत्र और भी मजबूत होगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में हमारे कदम और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नशे के खिलाफ जारी राज्यव्यापी अभियान में हजारीबाग पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने 3 किलो 20 ग्राम अफीम के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल, मिनी वेटिंग मशीन और 5 मोबाइल बरामद किया गया है। में पुलिस के द्वारा पकड़े गए और पकड़ के जब उसका मोटरसाइकिल का डिक्की वगैरह चेक किया गया तो उसमें से लगभग 3 किलो से ज्यादा अफीम की बनानी हुई है। साथ में एक वेट मशीन भी जिसे लोग वेट कर करके और खुदरा जो दुकानदार है उसको देते थे। सिमडेगा के नगर भवन में नेहरू युवा केंद्र की पहल पर जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा सिमडेगा के नगर भवन में आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने विशेषज्ञों से केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की। वहीं मॉक संसद में प्रतिभागी संसद की विभिन्न गतिविधियों से परिचित हुए। प्रधानमंत्री जी का रोल एक अदा करने का मौका मिला है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे अपने विचार रख पाई और पार्लियामेंट के बारे में मेरे को जानने के लिए बहुत ही अवसर प्राप्त हुआ। इससे हम लोग को पार्लियामेंट में क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, बहुत सारा ऐसा सीखने को मिला है।
इस दौरान प्रोफेसर कौशिक और प्रोफेसर आर.के. काशी ने पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम को युवाओं के लिए ज्ञानवर्धक बताया और आयोजन की सराहना की। बच्चों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे संसद की प्रणाली किस तरह से चलती है। आफ्टर ऑल यही बच्चे जो हैं आने वाले समय में देश की बागडोर संभालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का जो प्रोग्राम हुआ, जो कार्यक्रम हुआ, इससे झारखंड के तहत उपस्थित जो हमारा सिमडेगा जिला, यहाँ की युवाओं को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग किस तरह से मतदान का अधिकार का प्रयोग करना है, मतदाता किस तरह से अपना वोट का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में जानकारी मिली है बच्चों को। इस मौके पर युवा मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते कार्यशाला और प्रश्नोत्तरी का आयोजन हुआ। कई लोगों ने मतदाता पहचान पत्र के लिए पंजीयन भी कराया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राज्य में संचालित कई विकासोन्मुख योजनाओं एवं राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान शिष्टमंडल ने महिला पदाधिकारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव की सुविधा प्रदान किए जाने के संदर्भ में वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए सकारात्मक प्रयास पर उन्हें धन्यवाद दिया। राज्य के सांसद संजय सेठ ने भाजपा के वरिष्ठ नेता मलखान सिंह से ईचागढ़ में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश कुमार महतो ने सोनाहातू प्रखंड अंतर्गत मुरुतडीह से हितजारा वाया वंडी चानाकी तक पथ के विशेष मरम्मती और ग्राम जामुदाग में तालाब के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदेश कार्यालय में समाजसेवी दयामनी बारला और पुष्पा टेटे ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी का पट्टा एवं माला पहनाकर उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी के लिए लोहरदगा में चुनावी साक्षरता क्लब के नोडल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मतदाताओं को प्रेरित करने से संबंधित जानकारी दी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रांची के चानो अंचल के राजस्व कर्मचारी व्यांजन मिंज उर्फ मोजामिल कुजूर को 7,000 रिश्वत लेने गिरफ्तार किया है। राजस्व कर्मचारी पर एक व्यक्ति ने म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत लेने से संबंधित शिकायत की थी। रामगढ़ के उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में रामगढ़ थाना अंतर्गत कैथा क्षेत्र में जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान लगभग 4,000 घन फीट अवैध रूप से रखे बालू के स्टॉक एवं बालू लोड करते हुए ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने अपहरण के 4 घंटे के अंदर अपहरित को सकुशल पुरुलिया से बरामद कर लिया। इस संबंध में पुलिस ने महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आज मोबाइल और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। राज्य के नए ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया। मौके पर नए ट्रैफिक एसपी ने कहा कि राजधानी को जाम मुक्त कराना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए विशेष अभियान चलेगा। रामगढ़ शहर के बंगाली टोला में जमीन विवाद मामले में जमकर तलवारबाजी हुई। इस घटना में करीब आधे दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। हजारीबाग वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। पलामू में पुलिस अफीम की खेती के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नौडिहा बाजार थाना अंतर्गत डगरा बिहार सीमा के राज्य के कुछ इलाकों में आज से 5 मार्च तक ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3 और 4 मार्च को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। 5 मार्च को राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भाग के कुछ इलाकों में वर्षापात के आसार हैं। 7 मार्च से मौसम खुल जाएगा। 3 मार्च को कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही गढ़वा, पलामू और लातेहार जैसे जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और बात करेंगे खेल की। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में आज खेले जाने हैं। पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु का सामना मुंबई से होगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। वहीं कल यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जॉयंट्स को 6 विकेट से हरा दिया।
जिसमें से दोनों को 3-3 मैचों में जीत मिली है। ऐसे में आज के मैच में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही यूपी वॉरियर्स अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। गुजरात जायंट्स की टीम को अब तक एक भी जीत नहीं हासिल हो पाई और ये टीम पॉइंट टेबल में आखिरी स्थान पर है। परीक्षा के समय छात्रों में अक्सर तनाव बना रहता है और आंखों की समस्या से भी उन्हें दो-चार होना पड़ता है। इस रिपोर्ट में देखिए। परीक्षा का तनाव कई छात्रों को परेशान करता है। बच्चों को बहुत सारा तनाव उस वक्त होता है जब उनकी परीक्षा सिर पर आ जाती है। परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्लान बनाना जरूरी है। बच्चों के पढ़ने का समय निर्धारित करना चाहिए। बच्चे लगातार कई घंटों तक न पढ़ें, बल्कि पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा विराम अवश्य लें। साथ ही खुद को तरोताजा रखें, जिससे परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। हम जानते हैं कि एग्जाम परीक्षाएं आती रहती हैं और जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जाती है तो बच्चों में प्रेशर, टेंशन बढ़ती चली जाती है और पढ़ाई का भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि पूरा सिलेबस कवर करना है। तो बच्चे दिन भर रात भर पढ़ते रहते हैं, तो उससे जो है आंखों में थकान हो सकती है, आपके शरीर को जो है थकान हो सकती है। और एक्चुअली जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें जो है आपकी अटेंशन, आपकी मेमोरी कम हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे पूरे साल भर समय से पढ़ाई करें, एग्जाम के कुछ दिन पहले कोर्स अपना कंप्लीट कर लें। एक्चुअली जिस दिन एग्जाम होना है उस रात को अच्छी तरह से रेस्ट करें, आंखों को जो रेस्ट दें, अपने शरीर को रेस्ट दें, जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए, आपकी मेंटल कंडीशन सही हो। पढ़ने के लिए बच्चे के आसपास आरामदायक जगह होनी चाहिए, एक सही वातावरण होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का सही तरीके से बैठकर पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ते समय सही पोस्चर न रखा जाए तो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बेहतर है कि स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़े, जिससे ठीक तरीके से पढ़ाई की जा सके। जब बच्चे लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि हर 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद करीब करीब जो है 1-2 मिनट का ब्रेक दीजिए और उसके बाद आप चाहे तो बाहर की तरफ खिड़की से बाहर देखिए, हरियाली देखिए, जिससे कि आंखों को जो है थोड़ा रेस्ट मिलेगा। क्योंकि जब भी हम पास का पढ़ते हैं तो आंखों के मसल थक जाते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए आप दूर देखेंगे तो मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है और आंखों की थकान भी कम हो जाती है। कभी कभी बच्चों को ड्राइनेस हो जाता है, आंखों से पानी आ रहा होता है, लाली भी हो जाती है लंबे समय तक पढ़ाई करने में। ऐसे में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स, सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिससे आंखों में सूदिंग इफेक्ट आ जाता है और आपको अच्छा भी लग रहा होता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप थक जाते हैं तो बहुत से बच्चे आंखों को दबा रहे होते हैं या मल रहे होते हैं या रब कर रहे होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी आंखों में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है या ड्राइनेस हो रही है। शिपिंग के क्षेत्र में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। भारत का शिपिंग क्षेत्र बीते 10 सालों में समग्र विकास में तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रगतिशील नीतिगत हस्तक्षेप और नई पहल की है। वर्तमान में 5.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 800 से अधिक परियोजनाओं की सागर माला कार्यक्रम के तहत निगरानी की जा रही है, जिन्हें 2035 तक पूरा किया जाना है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत 31,597 करोड़ रुपए की 94 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप 230 MTPA से अधिक की क्षमता वृद्धि हुई है। बीते 10 साल में जलमार्ग क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ। 2014 में केवल 3 राष्ट्रीय। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। बिहार में करोड़ों रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन, गैर सरकारी संकल्पों पर होगी चर्चा, निपटाए जाएंगे कई विधायी कार्य। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। और राज्य के कई हिस्सों में आज से 5 मार्च तक फिर ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना। तापमान में होगा उतार चढ़ाव। मौसम विज्ञान ने जारी किया येलो अलर्ट।